Now we see the behavior of ductile material under tension. If we carry out tension test on ductile material means mild steel. Here I can consider here mild steel is also read like this, mild steel, ductile material. Now here this is the specimen. It is fixed into the jaw of UTM, universal testing machine, is used to carry out tension test on steel. यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज करते हैं. ये है स्पेसिमन जिसको भी टेस्ट करना है. यहाँ रखेंगे उसको और ये जो जॉ है इसमें फिक्स कर देंगे. एंड हियर वी विल अप्लाई द फोर्स लाइक दिस, टेंसाइल फोर्स हियर. इफ द cross-sectional area of this specimen, I can say it is original cross-sectional area. जो अपन स्पेसिमन फिक्स करने वाले हैं तो उसका टेस्टिंग करने के पहले या टेस्ट पे लगाने के पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से. तो मेजर कर लिया डायमीटर से एरिया कन्वर्ट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो ये ओरिजिनल एरिया हो गया. अब अपने को निकालना है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. वी नो द स्ट्रेस is equals to P by A and strain is equals to change in length upon original length. To get P by A, load applied means tensile force. I can say here P and P, area is known, so P by A stress पता चल गई. स्ट्रेन निकालना है, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ. ये ओरिजिनल लेंथ कितनी लेना है और चेंज इन लेंथ ये कैसे कैलकुलेट करना है. फॉर दैट वी यूज एक्सटेंसोमीटर. तो यहाँ पर एक एक्सटेंसोमीटर लगाते हैं. ऐसा स्मॉल apparatus is having dial. We measure the elongation. It is called extensometer. Extensometer is used to measure extension. अब टेंशन टेस्ट कर रहे हैं तो एक्सटेंशन ही आएगा, कॉन्ट्रैक्शन तो आएगा नहीं. एक्सटेंसोमीटर. अब ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड गॉज लेंथ. ये वाली गॉज लेंथ कितना रहती है? यानी ये ओरिजिनल लेंथ जिस पे अपन मेजर करने वाले. बाहर तो इतने साइज का है लेकिन इतनी लेंथ नहीं लेते हैं. पर्टिकुलर डायमीटर पे ये IS ने रेकमेंड किया है कि कितनी लेंथ पे अपने को मेजर करना है एक्सटेंशन. तो गॉज लेंथ L इज इक्वल्स टू 5.65 एंड एरिया. अब इसका डायमीटर पता है बार का, एरिया भी पता है. डायमीटर से एरिया निकल गई, एरिया की वैल्यू पुट करो और ये लेंथ की वैल्यू आएगी. ये लेंथ इतनी यहाँ पर एडजस्टेबल रहता है ये लीवर, तो इसको एडजस्ट करेंगे. अब यही लेंथ नॉर्मली टेस्टिंग करते समय सिंपल फार्मूला है D, वेयर D इज डायमीटर. आई कैन राइट 5 आल्सो. 5 भी ले सकते, 5 यानी डायमीटर. तो इतना ये न करते हुए अगर मान लो 8 mm का बार है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये डिस्टेंस रहेगा 40, है ना. 5 इंटू D. डायमीटर बार का लिया है अपन ने 8 mm, तो 8 इंटू 5 इट इज़ 40. सो 40 mm पे ये एक्सटेंसोमीटर फिक्स कर दो. हो गया. अब लोड लगाते जाओ और इंक्रीमेंटल लोड जो है, ये जो लोड है ये 6 to
60 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर mm पर मीटर पर मिनट, ये इसका रेट रहता है। ये IS ने फिक्स करके दिया है, ऐसा नहीं एकदम से लगा दिया लोड आराम से ग्रेजुअली लगाना है। तो लोड की रेंज दी है, काफ़ी सफिशिएंट रेंज की ये रेंज दी हुई है। तो इस रेंज से इतने स्ट्रेसेस डेवलप हो गए 1 मिनट में, इस हिसाब से मशीन को एडजस्ट करना है, कर सकते हो, प्रैक्टिस लगती है। तो हर एक लोड पर मान लो अपन ने 1 टन लोड दे दिया या 1 किलो न्यूटन दिया, तो उस पर एक्सटेंशन कितना है, ये डायल घूमना शुरू हो जाएगा क्योंकि बार एक्सटेंड हो रहा है। तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा एल अपने को 2 ही वैल्यू मेजर करना है। एक तो लोड कितना लगा है न्यूटन में, और एक्सटेंसोमीटर पे रीडिंग क्या है यानी डेल्टा एल, है कि नहीं। तो अपने को मेजर सिर्फ ये करना है पी और डेल्टा एल। बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पता ही है, और ये लेंथ भी अपने फार्मूले से निकली है। बस ये 2 ही चीज़ ऐसे करते गए तो डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे। ऐसे अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में कवर करूँ तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे डिफरेंट, है ना। तो इन पॉइंट्स से, ये पॉइंट्स जो है इसको प्लॉट करने के बाद ये नेचर ऑफ कर्व ऐसे मिलेगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये कर्व मिलेगा। माइल्ड स्टील की ये पेक्युलरिटी है, माइल्ड स्टील या डक्टाइल मटेरियल तो ये कर्व ऐसे बनता है। इसमें ए तक ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन, जिसका आप स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। सो अप टू ए पॉइंट we say stress is proportional to strain. So here stress is proportional to strain. इसके आगे का बाद में देखेंगे stress is proportional to strain। ये पहला प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ब्रैकेट में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से नहीं मिलता वो। हुक्स लॉ इसके बाद आने वाला है। ये हुक्स लॉ जो है ये अप्लीकेबल है अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बिल्कुल MCQ पूछते हैं। हुक्स लॉ इज अप्लीकेबल अप टू, फिर दिए रहती है लाइन से। नॉर्मली स्टूडेंट जो सोचते हैं ये सेकंड वाला, क्योंकि वो लॉ का स्टेटमेंट जो पढ़ते हैं तो शुरू में ही पहले वर्ड आ जाता है या तो आखिरी में अटैच कर दिया, विद इन इलास्टिक लिमिट, वो एक वर्ड रहता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट बोले तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इसके अंदर ही है, नीचे है ना, हो गया। लेकिन ये इट इज अप्लीकेबल फॉर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, क्योंकि वो हुक्स लॉ क्या है, ये दिस इज द हुक्स लॉ, यही है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट मीन्स इट इज हुक्स लॉ, है ना। प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल कहाँ तक रहेंगी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। उसके बाद में इलास्टिक लिमिट, बी पॉइंट। इलास्टिक लिमिट क्या है, मटेरियल रिगेन करेगा, फिर से वापस अपनी पोजीशन में शेप एंड साइज में चले जाएगा। वो थोड़ी सी ऊपर रहती है माइन्यूटली। कंप्यूटर पे अगर टेस्ट करते हैं तो ग्राफ निकल जाता है, वो ग्राफ में दिखता है बराबर। देन सी, अपर यील्ड पॉइंट। ये सी पॉइंट क्या है, वहाँ से ये 0 से बी तक, सी तक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट और क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट स्टील के अंदर की, उसके अपने को कुछ ज़्यादा करना नहीं है। वो एक उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि शुरू में वो हार्ड हो जाता है, हार्ड होने से लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है। बाद में क्या हो जाता है, वही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो ब्रेक होता है और थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती, और दूसरी चीज़ क्या होगी, सॉफ्ट होने से इलांगेशन ज़्यादा मिलेगा। दोनों चीज़ हो, सॉफ्ट मटेरियल को इजीली अपन इलांगेट कर सकते हैं, और वो सॉफ्ट मटेरियल लोड कम लेता है। तो लोड कम लिया यहाँ से यहाँ तक, और इलांगेशन देखो यहाँ से यहाँ तक इलांगेशन आ गया, ये वाला है ना। तो इलांगेशन मिल जाता है, लोड तो इंक्रीज भी नहीं हुआ, लोड तो कम हो गया। यानी लोड कम होके
इलांगेशन मिल रहा है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड यील्ड पॉइंट। अब इसमें ये है अपर, दूसरा है लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक ये जो है C to D बॉडी गेट सॉफ्ट बन गई, नरम हो गई। उसके बाद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट फिर से ऐसी कुछ होती है कि वो हार्डनिंग शुरू कर देती है फ्रॉम D to E, और लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। इलांगेशन तो आ ही रहा है, जितना लोड लगाते गए इलांगेशन आते जाएंगे, टूटने तक इलांगेशन आने वाला है। अब यहाँ से क्या हो गया, दिस वन इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होना है, मटेरियल हार्ड हो गए तो उसके और लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेंगी। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग ऑकर्स फ्रॉम लोअर यील्ड पॉइंट टू अल्टीमेट पॉइंट। ये भी पता रहना चाहिए, है ना, ये बारीक चीज़ें एकदम माइन्यूट, तो ये ऐसी आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। एक बार अगर अच्छे से हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्ट्रेन हार्डनिंग, मटेरियल की प्रॉपर्टी फिर से चेंज हो जाती है और वो हार्ड हो जाता है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। उसके बाद ये पॉइंट हो गया अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट लोड ले लिया, लेकिन ये मटेरियल वहाँ टूटता नहीं टूटता। यहाँ से तो उसका मेन काम शुरू हो जाता है। क्या होता है मेन काम, मैंने कप एंड कोन अरेंजमेंट। यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, कप एंड कोन अरेंजमेंट। यानी ये जो बार था अपना, ये अब यहाँ से ऐसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट होते जाता है। जैसा सॉफ्ट हो गया, है ना। अब ये सॉफ्ट होने के बाद आखिरी टूट जाता है, तो यहाँ जो अरेंजमेंट मिलती है अपने को, ये ऐसी और ये ऐसी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कप एंड कोन अरेंजमेंट। ये स्पेशलिटी है, ऐसा और ये ऐसा, इस तरह ये बार टूटता है। अब ये जो सॉफ्टनिंग शुरू हुआ, ये कहाँ से हुआ, ई पॉइंट के बाद। ई पॉइंट के बाद मटेरियल सॉफ्ट होता है और बाद सॉफ्ट इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ऐसे ऐसे इलांगेशन, जैसे वायर्स कैन बी ड्रॉन जो बोलते हैं अपन, है ना, तो वैसे एकदम पतला हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से कम हो जाता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ओरिजिनल है, अब यहाँ से कम 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 होते गया, बराबर है। ये एरिया कम होते गया, डायमीटर कम होते गया यहाँ से, बराबर है। ये पॉइंट कौन सा है अपना, ये पॉइंट है ई पॉइंट, है ना, ये ई पॉइंट, और ये टूट गया, ये पॉइंट है यप पॉइंट पे। तो यप पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एकदम से छोटा हो गया, कम है। तो एक नॉर्मली ये जो एरिया रहता है, दैट एरिया इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ये जो एरिया रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा, ये अगर मान लो ओरिजिनल एरिया है, ए ओरिजिनल एंड ए एक्चुअल, सो ए एक्चुअल इज इक्वल टू ए ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअल एरिया जो है क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, वो हाफ हो जाता है इन नॉर्मल केस में, एवरेजली। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। अब इसमें एक चीज़ बची है, एफ डैश। ये क्या है, ये तो डॉटेड लाइन में है, वो ये सब पॉइंट लेना भी मुश्किल है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। इसमें क्या है, अपन ने ये पूरी यहाँ से यहाँ तक तो कोई बार का डायमीटर कम ज़्यादा होता नहीं है, माइन्यूटली होता है, हुआ तो ड्रास्टिकली नहीं होता है डायमीटर कम। यहाँ से डायमीटर एकदम से कम होता है, इधर जो देखा है अपन ने, है ना। ये स्ट्रेस जो निकाले है अपन ने, ये इसी लाइन में, है ना। दिस स्ट्रेस इज बाय टेकिंग P बाय एक्चुअल एरिया।
और अपने को ये पता है कि एक्चुअल एरिया कम रहता है और पी बाई ए डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम रही तो नेचुरली सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, है ना, एक की कम होगी। तो अगर एक्चुअल एरिया कंसीडर करते हैं स्ट्रेसेस निकालने के लिए यहाँ पर, तो ये कर्व ऐसा होगा, ये इसका मीनिंग है। सो हियर आई हैव रिटन दिस इज एफ डैश एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेस, एक्चुअल by considering actual area. Okay, now you see here, this is actual breaking stress. This stress will be greater than this is actual, and it is if we consider original cross sectional area, उससे ये ज़्यादा ही रहेंगे, बराबर है। नाउ इन सम केसेस एक MCQ के हिसाब से अगर देखते हैं तो P बाय AA इज इक्वल्स टू और इट इज ग्रेटर दैन P बाय AA. नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट A ओरिजिनल और ए में रिलेशनशिप बताया मैंने आपको। तो ये रिलेशनशिप क्या है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप, अब MCQ कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो ओरिजिनल एरिया की डिवाइडेड बाय 2 ये हाफ हो जाता है, बराबर है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ A इज इक्वल्स टू दिस वन, सो हियर इट विल बी इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय AO बाय 2. Means I can write here twice P by AO, P by AO. ये था अपना ओरिजिनल और ये है एक्चुअल, है ना, ये हो गए एक्चुअल ओरिजिनल. सो आई कैन स्टेट हियर, है ना, actual stress is twice of the original breaking stress. Stresses by considering actual area will be twice the stresses by considering original or initial cross sectional area. So initial के जो है इससे ये twice कर दो तो ये मिलेगा. तो ये रिलेशन यहाँ से ये ऑलमोस्ट डबल रहेगा, है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ से डबल मिलेगी. सो साइलेंट फीचर्स. 1, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन इंक्रीजेस ड्यू टू टेंसाइल फोर्स. वॉल्यूम इंक्रीजेस एट टेंसाइल फोर्स. सिंपल है, आपको मैंने कल परसों, अगर मान लो ये क्रॉस सेक्शन है तो कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, तो माइन्यूट क्रैक्स रहती है, माइक्रो क्रैक्स भी बोल सकते हैं अपन, या तो हॉलो स्पेस पोर्शन रहता है, तो ये हॉलो पोर्शन से यहाँ पर ऐसा. और अगर लोड देते हैं तो नेचुरली ये गैप बढ़ जाएगी, गैप बढ़ने से इसका ये वॉल्यूम जो है ये सब बढ़ जाएगा. व्हेन वी अप्लाई टेंसाइल फोर्स तो क्रैक्स जो है और बड़ी हो जाएंगी, हॉलो पोर्शन बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. लेकिन ये टेंसाइल की जगह अगर कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस होगा, डिक्रीजेस एट कंप्रेशन और कंप्रेसिव फोर्स. अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो ये इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा. ये कैसे होगा? सेम प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर. सपोज दिस इज द स्पेसिमन एंड कंप्रेसिव लोड, और इसमें ऐसे क्रैक्स है माइक्रो. अब कंप्रेशन लोड अगर देंगे तो ये जो गैप है ये फिल हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएंगी, ये गैप ऐसे ही
हॉलो स्पेस है, जैसे लोड गया तो ये नज़दीक आ गए, है ना, तो इसे कंप्रेस हो गए, तो इससे वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिमेन का वॉल्यूम हो सकता है ऐसे कुछ तो भी छोटा हो जाएगा। सो दिस इज सेकंड साइलेंट फीचर। देन थर्ड वन, cup and cone arrangement starts from ultimate point to breaking point. Cup and cone starts from ultimate to breaking point. Ultimate to breaking point. This is silent feature. Then rupture. Fourth one. Rupture occurs at 45 डिग्री। ये कप एंड कोन अरेंजमेंट जो बताई थी अभी, ऐसी ये जो एंगल है दिस विल बी 45 डिग्री। तो rupture occurs at 45 degree. It means the shear stresses are responsible for the failure. Failure जो हो रहा है वो shear stress की वजह से हो रहा है, because shear stresses are maximum at 45 degree. ये जो चीज़ है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर जब देखेंगे अपन इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो उस चैप्टर में ये आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि 45 डिग्री पे क्यों मैक्सिमम रहते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस जिस प्लेन पे रहेंगे उसी जगह पे फेल होगा पहले, है ना। तो 45 डिग्री में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहते हैं, इसलिए ये जो फेल्योर है, ये प्लेन जो बना ये 45 डिग्री एंगल होता है। एंड डक्टाइल मटेरियल इज वीक इन शियर। Ductile material is weak in shear. Okay. The fifth silent feature is if you plot a stress strain diagram under tensile load, the diagram you found like this. If we apply the compressive load on this specimen and if we measure stress and strain, then we are able to draw the stress strain curve under compression. So if I consider this is the curve for tension, then for compression we can show the curve like this. So up to point B, this B, it means elastic limit. So nature of the curve for the same material under tension and under compression, we will get the same slope. So here these are the slope, so slope of the line will be same. Stress will be directly proportional to strain in tension as well as in compression. From this we can conclude Young's modulus of any material under tension or under compression shall be same. So Young modulus under tension is equal to Young modulus under compression. This is the fifth silent feature. Then allowable or working stress for further design RCC structures, steel structures, we use working stress or permissible stress or allowable stress. How to calculate or predict those stresses?
allowable or working stress is equals to yield or ultimate stress divided by factor of safety. Some factor of safety we have to consider from the manufacturing point of view, from the construction point of view. So we apply this factor of safety. Now there are two choices. This is what meaning is similar, allowable, working or permissible. There is no problem. Now here there are two choices. One is yield and second one ultimate. When there is a ductile material, then in this diagram you see here clear-cut yield point we will get. Yield point we will observe in case of ductile material under tension or under compression. Therefore, for computing allowable or working stress, we use yield stress for ductile material. But when we test brittle material, so in brittle material, we will not get clear yield stress. So diagram, normally we will get like this, and material may fail here. So it is smooth. So it is difficult to find out or will not get yield point. Therefore, this is ultimate point. So ultimate stress or ultimate point we will consider here in this equation divided by factor of safety in case of brittle material. The last point regarding the stress strain diagram, अगर कहीं लगा तो फिर वो देखेंगे अपन, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ के लिए these are three different zone, 1, 2, 3 है ना, ये 1 और 2 and 3. Observe. Up to elastic limit, the zone is called elastic zone. It is elastic zone. Then from yield point, lower yield point or yield point, the zone is plastic zone. In between elastic to yield, the zone is elastoplastic zone. जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उस ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर है पूरा, तो ये पूरा का पूरा कर्व मिलेगा. अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है ये डक्टाइल के लिए मिलेगा, जो ब्रिटल के लिए ये इतना ही मिलेगा, इधर का पोर्शन ही नहीं मिलेगा. तो अपन लोग बाद में देखने वाले हैं. फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक जोन मीन्स अप टू इलेक्ट्रिक लिमिट, बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रिक लिमिट टू अप लोअर yield point, the zone is elastoplastic zone, and from yield lower yield point to the complete up to breaking point, this zone is called plastic zone.